अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। सबसे पहले मुझे आप सबको, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के रिपोर्टर्स को, पाकिस्तान के अखबारात को, सोशल मीडिया को, वुकला को, सिविल सोसाइटी को बहुत बड़ी और पाकिस्तान के लोगों को मुझे बहुत बड़ी मुबारकबाद पेश करनी है कि किस तरह से आपने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया। गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान के अंदर, और इसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया मौजूद है, उसने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया अवेयरनेस पैदा करने में, सवाल उठाने में, डिस्क्लोजर्स करने में। और ये 48 घंटों के अंदर एक इतनी अवेयरनेस पैदा हुई, इतना एक शऊर पैदा हुआ कि पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, निज़ाम अदल और जस्टिस के ख़िलाफ़, और जो बचा कुचा रिकोर्स एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में फ़ौजी इदारों और इंटेलिजेंस की बदमाशी के ख़िलाफ़, जो लोगों के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स की शक्ल में जो रिलीफ एग्जिस्ट करती है, उसका रास्ता कुचलने के लिए मार्शल लॉ की तरह के एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पीसीओ को नाफिज करने की जो कोशिश थी, एक मुशर्रफ की तरह का जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एलएफओ लाने की जो कोशिश थी, उसे पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के वकला ने अपनी डिबेट से, अपनी अवेयरनेस से इसे नाकाम बना दिया है और शरीफ जरदारी आसिम रजीम को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। अब जाहिर है कि इस वक्त बहुत से सवालात आपके जहनों में है कि असल में क्या हुआ, मौलाना क्यों पीछे हट गए, मौलाना की गुरेज क्यों किया, मौलाना ने, मौलाना की हेजिटेशन क्यों थी। और उसके अलावा ये है कि अब ये जब वापस आएगा पैकेज, ज़ाहिर है वापस तो उसने आना है, जैसे कि इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं, और इरफान सदीकी साहब के पीछे जो ताकतें हैं वो चाह रही हैं कि इस पैकेज ने वापस आना है। तो ये पैकेज किस फॉर्म में वापस आएगा, और असल में क्या हुआ, और इसके हवाले से बहुत से सवालात जो हैं, और मैं टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज में इन सवालात को का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक इसमें मैं चीज़ डाल दूं जो शायद आपने सुनी ही ना हो। कुछ ज़राए का कहना है, एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स का ये कहना है कि अमेरिका का जो डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, जॉन बास, जो अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में, इसमें उनका भी रोल है जब उन्होंने इसाक डार से मुलाकात की, जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी मैसेज दिया गया कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पे हमारी रिजर्वेशंस हैं। ये क्या मामला है, इसकी क्या हकीकत है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर भी मैं कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। लेकिन सबसे पहले बिफोर कि मैं इन तमाम चीज़ों की तरफ चलूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसकी डिबेट में हिस्सा लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कर सकते हैं तो इसे शेयर करें, ख़ास करके डिबेट में ज़रूर हिस्सा लें। अभी मैं चलता हूँ डेवलपमेंट्स की तरफ। इससे पहले कि मैं इस प्रिंसिपल इशू की तरफ चलूँ जिसके अंदर दर्जनों किस्म के इश्यूज़ हैं, और मैं शुरू में ही एडमिट करता हूँ कि इसकी तमाम तर एंटायरिटी को जो है डिस्कस करना किसी व्लॉग में मुमकिन नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि जो इश्यूज़ रह जाएंगे उन्हें एक अगले व्लॉग के अंदर भी एड्रेस किया जाए। लेकिन इन तमाम पेचीदा इश्यूज़ की तरफ चलने से पहले मैं दो तीन तीन और चार छोटी छोटी डेवलपमेंट्स का भी इसमें जिक्र कर दूँ, बिकॉज बाद में इसका मौका नहीं मिलेगा। सुनने में तो ये आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सैनेटर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस सो कॉल्ड प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट का पैकेज है, जिसमें 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज की गई हैं, इसे चैलेंज करेंगे। लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं कि ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई हो। अगर आई है और मुझे नहीं पता तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अलबत्ता जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन वहाँ पे आई है वो पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट वकला जो हैं, जिन्हें लीड कर रहे हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके साथ मेरा ख्याल है 4-5 और बहुत प्रोमिनेंट वकला हैं, बहुत सौ का ताल्लुक जो है वो कराची से है। उनकी पिटिशन ज़रूर आई है जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को चैलेंज करती है। वहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो जो ड्राफ्ट संडे की रात को लोगों के हाथ में आया था 24 पेज का, मेरा ख्याल है वो ड्राफ्ट भी उस पिटिशन में नहीं लगा हुआ। और चूंकि ये अल्टीमेटली ये जो पैकेज है ये कैबिनेट के सामने, और कैबिनेट की जो लेजिस्लेटिव कमेटी थी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव मैटर्स, उसके सामने इस ड्राफ्ट को रखा ही नहीं गया मंडे के दिन में। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस स्टेज पे इंटरवीन शायद करने से गुरेज करे, या सुप्रीम कोर्ट की कुछ लिमिटेशंस हों। एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि सुप्रीम कोर्ट आबिद ज़ुबैरी साहब की जो पिटिशन है उसे किस तरह से डील करती है। अब जब मैंने पिटिशंस का जिक्र किया तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रख दूं कि इसी मंडे के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत ही ऑनरेबल जस्टिस जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं, जिनके सामने इमरान खान के वकला की पिटिशन है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट के खतरा और ख़दशा है कि मुझे एक फ़ौजी अदालत के हवाले किया जा सकता है और इस प्रोसेस को रोका जाए, उस पर जो वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जवाब ये आया है कि अभी तो हमारे सामने ऐसा कोई प्रपोजल आया नहीं है, बाद में अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर कोई प्रपोजल आएगा तो वो बाद में देखी जाएगी। उस पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने दोनों तरफ़ैन को जो है एक डिफरेंट किस्म का मैसेज दिया है। वफाकी हुकूमत से उन्होंने ये कहा है कि मुझे एक ब्लैक एंड वाइट कैटेगोरिकल चीज़ चाहिए कि क्या इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के कोई इम्कानात या प्लान एग्जिस्ट करता है। लेकिन इमरान खान के वकला को उन्होंने कहा है कि देखिए मेरी लिमिटेशंस हैं इस स्टेज के ऊपर, बिकॉज़ मेरे सामने कोई मटेरियल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपका एक खदशा है और अभी तक कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं एक हद से आगे नहीं जा सकता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक और चीज़ ये देखिए कि इसी गुज़िश्ता 12, 14, 18 घंटों में मंडे के दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे उन्होंने फैसला नहीं किया उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कि मानना है या नहीं मानना, और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मानना है या नहीं मानना। उसके हवाले से उन्होंने बैरिस्टर गौहर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो बुला ही लिया है अगले चंद दिनों में, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जेयूएफ का भी इलेक्शन का रिकॉर्ड जो है वो मंगवा लिया है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। अब जितनी एक बेकायदगियाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हुई होंगी, उससे कहीं ज़्यादा बेकायदगियाँ आपको जेयूएफ के इलेक्शन में निकल सकती हैं अगर आप उसको उसी तरह की स्क्रूटनी में रखें जैसी कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इलेक्शन को रखते हैं। शायद उससे आधे भी लेंस के साथ देखेंगे तो उधर बड़े आपको मसले नज़र आ जाएंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस स्टेज पे अगर मौलाना की पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड मंगवा लिया है इलेक्शन कमीशन ने, तो इसका क्या मतलब है और किस तरह से इलेक्शन कमीशन को एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है मौलाना के ऊपर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए। और मौलाना की क्या स्टेट ऑफ माइंड है, मौलाना ने क्यों फैसला नहीं किया, वो मैं भी मजीद आपके सामने रखता हूँ। एक छोटी सी चीज़ और देख लें, मरियम की मसीहाई के नाम से चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव किया है। उसमें फ़ंड रेज़ किए गए हैं जिसमें छोटे जो बच्चों की कार्डिक सर्जरी, दिल की सर्जरी के लिए एक प्रोजेक्ट और उसमें पैसे रखे गए हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर इमरान खान अपने ज़माने में सेहत के किसी इनिशिएटिव का नाम इमरान खान के एहसान, इमरान खान की मेहरबानी प्रोजेक्ट रख देते, इमरान खान का एहसान, खान की मेहरबानी, तो उस वक़्त के सारा का सारा मीडिया जो है पाकिस्तान का, इसने किस तरह से रिएक्ट करना था। लेकिन यहाँ सिर्फ एक छोटी सी खबर लगी, ओ बेशर्मो, ओ बेहयाओ, कोई शर्म करो, इस तरह से क्या बच्चों की आप बेइज्जती करते हैं जिस तरह से मरियम कर रही हैं। कभी-कभी मैं हैरान होता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की स्टेट ऑफ माइंड किस किस्म की है। अगर किसी ओवर ज़ीलस एडवाइज़र ने उन्हें इस किस्म का मशवरा दिया भी था, तो उनको खुद शर्म आनी चाहिए थी कि एक तरफ आप बच्चों की कार्डिक सर्जरी के लिए फ़ंड रख रही हैं, नाम अपना आपने उसके ऊपर ठोक दिया है। खुदा होती है, हद होती है। इससे पहले कि मैं इस चीज़ की तरफ चलूँ जो बुनियादी सवाल है कि मौलाना फजल रहमान के ज़हन में क्या ख़दशात या फ़ियर्स थे जिसकी वजह से मौलाना इस स्टेज के ऊपर पीछे हट गए। ये ज़रूरी है कि ये जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज था, जिसकी 56 इसके अंदर प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी, इसका एक क्विक जायज़ा लिया जाए। अब ज़हन में रखें कि ज़ाहिर है कि 56 तो अगर मैं इसके टुकड़े भी बना के आपके सामने रख दूँ, इसके बुलेट पॉइंट्स पे बना दूँ, तो आप उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, ना मैं उसके साथ कोई जस्टिस कर सकूँगा। इसकी बेसिक शक्ल ये है कि ये एक ऐसा प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था और है जिसका मकसद ये था कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स की तमाम तर हैसियत ख़त्म कर देनी है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो मुमकिन रिलीफ लोग हासिल भी कर रहे हैं, जहां देखते हैं कि लोग उठा लिए जाते हैं, एबडक्शन होती है, हरासमेंट होती है, कभी मीडिया की, कभी किसी और चीज़ की, तो हाई कोर्ट जितनी छोटी मोटी रिलीफ है वो उसे देती हैं। और फिर यह कि अगर आपने एक पार्टी को बैन करना है तो किस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट को उसके लिए इस्तेमाल करना है, तो पूरे के पूरे निज़ाम को जकड़ने का ये मंसूबा था। लेकिन इसके जो की एस्पेक्ट्स हैं उनको मैं एक दफ़ा आपके सामने दोहरा दूं। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई जाए और उसे सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना कहा जाए, उसे महज सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। और दूसरी तरफ एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, यानी आप सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल, एपेक्स कोर्ट की उसकी जो एक फीलिंग है, उसकी जो हैसियत है, उसे आप ख़त्म कर दें। और जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आप बनाएं उसे काजी फायज ईसा साहब 3 साल के लिए हेड करें, और दोनों जो कोर्ट्स होंगी, यानी सुप्रीम कोर्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, दोनों के हेड्स की फाइनल चॉइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब करेंगे। फिर यह है कि हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं और जो शरीयत कोर्ट के जजेस हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट की फाइनलाइजेशन है वो 8 मेंबर की एक कमेटी करे, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड यानी काजी फायज ईसा साहब उसे कंट्रोल करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खास करके नज़र है कि बाबर सत्तार को, अरबाब ताहिर साहब को, मियां गुल हसन औरंगज़ेब को, तैमूरी साहब को, जहांगीर तैमूरी साहब को, तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, समन रफ़त जो हैं, इन सबको निकाल के फेंकें, किसी को लाहौर फेंकें, किसी को पेशावर फेंकें, किसी को कहीं और फेंकें, तो वो भी इसमें एक प्रोविज़न थी।
फिर ये कि जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर केसेस चल रहे हैं वो भी फाइनली चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। पार्टी बैन करने का फैसला जो पहले सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो फेडरल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को बैन करने का फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी माशाल्लाह। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कौन हेड कर रहे हैं? जनाब काजी फायज ईसा साहब। फिर ये कि बाजवा साहब की जो अमेंडमेंट हुई थी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया, यानी इस अमेंडमेंट को अगर आपने ख़त्म करना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। समिंग इट अप, इसमें आप दो चीज़ें प्रिंसिपली देखते हैं। एक तो ये पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की खातिर ये अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। जब आप कानून बनाते हैं तो आपको उसे अवाम के इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में आपको उस कानून को बनाना होता है, जिसका बेसिक प्रिंसिपल गुज़िश्ता 200 बरस से यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट या पॉलिसी मैयर आप लाएंगे, आपने देखना ही है कि किस तरह से जो मैक्सिमम आबादी है किसी मुल्क की, पॉपुलेशन है, उसको आपने एक पॉलिसी मैयर के ज़रिए फ़ायदा जो है पहुंचाना होता है। इसको यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो कहते हैं। आई थिंक बेंथमाइट्स का ये बेसिक प्रिंसिपल है। दूसरी चीज़ यह है कि ये बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक, यहाँ तो ये लोग अपनी ज़ाती रिक्वायरमेंट्स इन्होंने पूरी की, लेकिन उसके अलावा इसमें दो शख्सियात, दो ह्यूमन बींग को खास करके सर्व करने की कोशिश की जा रही है इस पैकेज के अंदर। एक है काजी फायज ईसा साहब और दूसरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। और अब मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मौलाना के पाँव क्यों ठंडे पड़ गए। बुनियादी सवाल की तरफ, पुरसरार चीज़ की तरफ कि मौलाना फजलुर रहमान क्यों पीछे हट गए। मौलाना की 3 किस्म की रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने आई हैं कि उनको खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप चाहिए थी, उन्हें बलूचिस्तान की हुकूमत में एक मेजर से चाहिए थी या वहाँ की चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए थी, और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपने बेटे असद महमूद जो हैं, जो अलबन इलेक्शन हार गए हैं, उनके लिए एक MNA की कोई पावरफुल किस्म की सीट चाहिए थी। अब जो खबरें हमारे तक पहुँचती हैं उसमें हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने बाय एंड लार्ज मौलाना की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश की। उनको खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप, जहाँ फैसल कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त गवर्नर हैं, मौलाना को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप भी उनको ऑफर की गई। PMLN की तरफ से मौलाना को बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप भी ऑफर की गई। मौलाना के बेटे असद महमूद को इस हद तक कहा गया कि बलूचिस्तान से हम उनको MPA बना देते हैं। बिलावल की जो मुलाकातें हैं मौलाना के साथ, संडे के दिन भी बिलावल की मुलाकातें और फिर मंडे के दिन दोबारा बिलावल की मुलाकातें जो हैं, वो तमाम इन्हीं कंसेशंस, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स, जो ऑफर जो हैं उसका हिस्सा हैं। एक खबर ये भी है अनकन्फर्म कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो इस हद तक डेस्परेट हो चुके हुए थे या इस हद तक बेचारे पॉलिटिक्स कर रहे थे, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, कि असद गौहर साहब ने, उमर अयूब साहब ने और असद कैसर साहब ने, गौहर अली खान साहब ने, सॉरी मैंने गलत कह दिया, बैरिस्टर गौहर अली खान ने, असद कैसर साहब ने और उमर अयूब ने मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नमाज भी पढ़ ली। और मौलाना की जो सोशल मीडिया टीम माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप सिर्फ PTI को ना देखें, मौलाना भी सोशल मीडिया का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी चीज़ होती थी मौलाना की अहमियत को उजागर करने के लिए उसको फौरी तौर पे पब्लिश किया जाता था, नशर किया जाता था। और वो तस्वीर भी एक जोक के तौर पर नशर की कि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कभी हमें इतना कंडेम करती थी, मौलाना को कंडेम करती थी, आज मौलाना की इमामत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जो हैं वो बार बार आ भी रहे हैं और मौलाना की इमामत में नमाज़ पढ़ रहे हैं। वैसे दिल में बेचारे उमर अयूब ने और ख़ास करके बैरिस्टर गौहर अली खान तो सियासतदान है भी नहीं, उन्होंने क्या सोचा होगा कि देखो यार क्या कुछ करना पड़ गया है, इस मुनाफिक के पीछे जो है मुझे नमाज़ पढ़नी पड़ गई है, जो कि अगर बिल्कुल ही इस्लाम की रूह से देखें तो इतने बड़े मुनाफिक के पीछे शायद नमाज नहीं आपको पढ़नी चाहिए थी। और लेकिन खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी असद महमूद को MNA की एक सीट ऑफ़र की कि हम कोई सीट खाली करके असद महमूद को यहाँ से अगर हम जितवा सकते हैं, अगर मौलाना जो है हमारी मूवमेंट का हिस्सा बन जाएँ। तो PTI की टीम ने भी इस हवाले से खासी एफर्ट की। तो क्वेश्चन ये है कि मौलाना को तो सब कुछ मिल रहा था और सब कुछ मिलने के बावजूद मौलाना ने फिर क्यों गुरेज किया, और उसकी 3 वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। मौलाना की जो कन्फ्यूजन है उसको अंग्रेजी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है ना, डिलेमा, मौलाना का डिलेमा ये था कि मेरे सामने एक खाई है, इस खाई है मेरे सामने जो खड्डा है, इसके ऊपर से मैंने छलांग लगानी है, कहीं इस खड्डे में मैं गिर ही ना जाऊं। और उसकी बुनियादी वजह है कि बाय संडे नाइट ये तमाम का तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है ये इंतहाई गैर मकबूल हो चुका था। इसके ऊपर एक ऐसी डिबेट हुई, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिबेट हुई कि एक बहुत ही ज़्यादा इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में, पेशावर के दरमियान में एक हाइटेंड कॉन्शियसनेस पैदा हुई, एक ऐसी हाइटेंड कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस जो खुद मौलाना की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लकी मरबट डेरा इस्माइल खान में भी इफेक्ट करते नज़र आ रही थी। और मौलाना को ये भी पता चल चुका था कि सारी कौम को ये पता चल चुका है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है ये यहाँ पर लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म रज़ीद तारड़ साहब ने और PMLN की टीम ने या हुकूमत की टीम ने बनाया ही नहीं है। एक ऑकवर्ड मोमेंट से जब लॉ मिनिस्टर ने चलते चलते ये एतराफ़ किया कि रात को संडे को मुझे अब पैकेज मिल गया है, उससे पहले आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब ने अपनी जान छुड़ाई जब उनसे सवाल रिपोर्टर्स ने पूछे। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिपोर्टर्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। तो इसहाक डार साहब ने बहुत ही शर्माते हुए, बहुत ही एक एपोलोजेटिक तरीके से उन्होंने कहा कि जो सवाल है इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का, ये लॉ मिनिस्टर से पूछें,
انہوں نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, میں نے تو یہ پیکج جو ہے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ دونوں اکیلے ہی نہیں تھے, اکثر جو پارلیمنٹیرینس تھے وہ اس قسم کے اپنے کامنٹس کرتے رہے. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹیرینس کے اندر بھی ایک احساس جرم تھا کہ فوج نے ایک پیکج بنایا ہے, کرنیلوں نے اور جیک برانچ میں بیٹھ کے ایک پیکج بنایا ہے اور ہمیں ربڑ سٹیمپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ذہن میں اس کو بھی رکھیے, یہ بات آؤٹ ہو چکی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر بھیڑ بکریوں کی طرح جن ایم این اے اس کو بند کیا ہوا تھا, ان کی صورتحال یہ تھی کہ شوشو کرنے کے لیے بھی اگر ان کو ٹوائلٹ میں جانا تھا تو ایک بندہ ان کے ساتھ جاتا تھا, صرف ایک بندہ شوشو کرنے کے لیے ایک ٹائم پہ جا سکتا تھا. سب سے زیادہ شک ان کو فار سم ریزن ایم کیو ایم کے اوپر تھا, اور ہر چیز کی پل پل کی جو خبر ہے وہ اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر کو یا لاہور کے سیکٹر کمانڈر تک جو ہے وہ پہنچ رہی تھی. تو یہ وہ ایک سچ سرکمسٹانسز ہیں جس میں مولانا کو یہ احساس تھا کہ میں جو قدم, یہ فیصلہ میں نے اٹھانا ہے یہ انتہائی ان پاپولر ہے, انتہائی غیر مقبول ہے, اور کہیں میں اس کھڈے میں گر نہ جاؤں. اب کھڈے میں کیوں گر جائیں؟ اس لیے کہ مولانا کو یہ احساس تھا کہ 8 میں ان کو اپنے ایم این اے دے بھی دوں, 5 اپنے سینیٹر دے بھی دوں, اس کے باوجود دے آر فالنگ شارٹ آف 3 پیپل. 3 لوگ تو ان کے پاس پھر بھی کم ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں, ہم ان کو لے آئیں گے, بند کر کے رکھا ہوا ہے کہیں, یا ان کو کوئی انہوں نے سیڈیوس کیا ہے یا کوئی آفر انہوں نے کی ہوئی ہے. لیکن مولانا کو یہ احساس تھا کہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں, اور اس کے بعد بھی ایک مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک امینڈمنٹ کر دیتے ہیں, 63A کو آپ بدل دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ووٹ ڈال سکیں گے, ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اس کے بعد یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. کوشچن یہ ہے کہ in the presence of the order of the May 2022 جو چیف جسٹس دی دین چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی کورٹ کا آرڈر ہے, اس کی موجودگی میں یہ لوگ کس طرح سے فلور کراسنگ کریں گے, کس طرح سے ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا؟ یعنی آپ ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں سائملٹینیسلی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, اور پھر اس کے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا خدشہ جو ہے یہ مولانا کے ذہن میں تھا, اور مولانا کو لگ رہا تھا کہ اس میں پھنس جانے کے خاصے چانسز ہیں. ایک چیز میں اور ایڈ کر لیں کہ بائی سنڈے نائٹ اینڈ بائی منڈے مارننگ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 4 لوگ مسنگ ہیں, جس میں بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں, جس کے اندر کھچی صاحب بھی ہیں, جس کے اندر ایک 2 اور لوگ بھی ہیں جیسے عثمان صاحب ہیں, ان کے فیملیز جو ہیں وہ یا تو اپنی FIRs اور اپنی پٹیشن لے کے کورٹس میں جا چکی ہیں یا جا رہی ہیں. تو مولانا کو یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی کنٹروورسی پڑنی ہے. یہ وہ تمام سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جس میں مولانا نے گریز کیا, لیکن اس کے اندر ایک اسٹریٹجک تھاٹ بھی مولانا کی ڈال دیں. مولانا کو اندازہ ہے کہ اس وقت حکومت کتنی ڈیسپریشن میں ہے, چیف بھی کتنی ڈیسپریشن میں ہے, بیکاز قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جانا ہے. مولانا کی یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنا زیادہ یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج لٹکے گا اتنا زیادہ بہتر ڈیل جو ہے حکومت سے مولانا فضل الرحمان ایکسٹریکٹ کر سکیں گے. اب اس چیز کی طرف آ جائیں کہ اس پوری صورتحال کے اندر امریکن کنیکشن کہاں فٹ ہوتا ہے. ایک انتہائی کریڈیبل سورس کا یہ کہنا ہے کہ منڈے کے دن میں امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جان باس کی ٹیم بھی موجود تھی اسلام آباد میں, جہاں انہوں نے ملاقات کی پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب سے, اور غالباً پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات کی. یا پیپلز پارٹی کو میسج بھجوایا کہ امریکن حکومت کو, ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو اور ایمبیسی کو بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اوپر. اب میں یہ چاہوں گا کہ میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں ساتھ کچھ کویسچنز بھی رکھوں گا, کیونکہ یہ سنگل پرسن کلیم ہے اور اس کو پاکستان کے رپورٹرز بہت سی اس کی جو فیکٹ لائن ہے اس کو خود سے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اور معاملے کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امریکن حکومت کو اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو اس کانسٹیٹیوشنل پیکج پہ ریزرویشنز تھیں, تو کانسٹیٹیوشنل پیکج کے کن حصوں کے اوپر ریزرویشنز تھیں؟ بیکاز کانسٹیٹیوشنل پیکج میں تو جیسا میں نے کہا اس میں 56 اب تک 56 پروپوز امینڈمنٹس تھیں. کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکن ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو یہاں پہ آبجیکشن یہ تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج جنرل عاصم منیر کو مزید 4 سال کے لیے بلیک اینڈ وائٹ قسم کی پاورز دیتا ہے, اور یہ جو کانسنٹریشن آف پاورز کانسٹیٹیوشن کے اندر آرمی چیف کو اور جنرل عاصم منیر کو دی جا رہی ہیں, یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انہیں کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ انہیں کوئی عمران خان سے یا تحریک انصاف سے ہمدردی نہیں ہے, نہ ہی پاکستان کے لوگوں سے ہمدردی ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں, ان کا انالیسس یہ ہے کہ 2 قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اپنے اندر اس قسم کی ایک ان کی پرسنالٹی ان کو لگتا ہے بہت انسٹیبل ہے, ان کے اندر ایک خاص قسم کی ڈکٹیٹوریل سٹریک پائی جاتی ہے. یہ میں نے پہلے بھی سنا ہے کہ امریکہ کی بعض ایجنسیز, امریکہ کے بعض ڈپارٹمنٹس اور پالیسی جو سرکلز ہیں, ان کے اندر یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ جنرل عاصم منیر ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, اور ان کا ایک عجیب و غریب قسم کا مزاج ہے جو پاکستان کے آرمی چیف کا ہوتا نہیں ہوتا. اس قسم کا اس میں یعنی اعتدال نہیں ہے, اس کے اندر کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے, اور ان کوئی بہت ڈسٹربڈ بندے کے طور پہ دیکھتے ہیں. لیکن اس میں نئی چیز یہ ایڈ ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ
نارتھ کوریا کے جو کم جونگ اون ہیں، یہ ان کی طرح کی ایک پرسنالٹی ہیں، اور یہ ہمیں چین کے نام سے بلیک میل کر رہے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف ان کو یہ ہنٹ کروا رہے ہیں کہ اگر میری نیڈز پوری نہ ہوئیں، مجھے سپورٹ نہ ملا، یا ہمارے اوپر زیادہ دباؤ آیا امریکن کانگریس کی طرف سے، جس طرح سے ہوا ہاؤس ریزولوشن 901، تو ہم چین کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یا میں چین کی طرف بھی پوسچرنگ جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ اور یہ وہ چیز ہے جسے امریکی بہت زیادہ سیریسلی سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ اسی ہفتے دباؤ ڈلوایا کہیں سے آیا، جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کی کنڈیشن جو تھی اسپیشل اکنامک زونز پہ، اسے مان لیا گیا، اور اب پاکستان میں فار آل پریکٹیکل پرپزز اسپیشل اکنامک زونز کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ ان سے وہ فیسلٹیز جن کو پہلے دھیمی تھیں وہ وڈرا ہو گئی ہیں، اور یوں سی پیک فیز 2 جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہے اس کا راستہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے، ابھی میں کچھ مزید کویسچنز رکھنا چاہتا ہوں رپورٹرز کے لیے، لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امریکہ اور چین کے مفادات کے درمیان میں ایک ایکٹیو چپ کلش یا ایک جھگڑا جو ہے، یہ ٹینشن جو ہے وہاں پہ چل رہی ہے، اسٹرگل چل رہی ہے۔ کہ یہ ایک سنگل پرسن سٹوری ہے، یہ سنگل پرسن کلیم ہے۔ تو میں پاکستانی رپورٹرز کے لیے جو اسلام آباد میں ہے، میں کچھ کویسچنز رکھتا ہوں۔ ان کویسچنز کی مدد سے وہ بہت سی چیزوں کو جانچ سکتے ہیں۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ جو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے انڈر سیکرٹری اسٹیٹ ہیں جان باس، جو اس سے پہلے افغانستان میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، ترکی میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، یہ ان کے ڈیلیگیشن کب پہنچا اسلام آباد میں، اور ان کی جو پرپورٹڈ میٹنگ ہے، جس کا ویسے ذکر ہو چکا ہے اخباروں کے اندر کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے میٹنگ کی، یہ سنڈے کی ایوننگ میں ہوئی ہے یا منڈے کی مارننگ میں ہوئی ہے؟ میٹنگ میں کون کون موجود تھا، کتنی دیر کی یہ میٹنگ تھی؟ کیا جان باس کی ڈیلیگیشن کی خود میٹنگ پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول زرداری بھٹو سے رپورٹ تو نہیں ہوئی؟ کیا بلاول زرداری بھٹو سے بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کی کسی اور لوگوں سے میٹنگ ہوئی ہے؟ کسی قسم کے رابطوں کی کوئی خبر ہے؟ اور اگر جب یہ میٹنگز ہوئیں تو ان میٹنگز کے اندر کون کون موجود تھا؟ پھر ایک اور بہت کی کویسچن یہ ہے، کیونکہ سورس کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب لاہور چلے گئے تو وہ جان باس کے میسج کے کمیونیکیشن کے بعد ان کا فیصلہ ہوا کہ میں لاہور چلا جاتا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب کیا سنڈے کی رات میں لاہور کے لیے نکل گئے یا منڈے مارننگ میں نکلے؟ اور اگر منڈے مارننگ میں نکلے تو دن کے کس حصے میں نکلے؟ اگر ان سارے فیکٹس کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد اس کی 2+2 کریں گے تو بہت سی حقیقت ہمیں سمجھ آ سکے گی۔ اگر تو امریکن اینگل کی بات صحیح ہے تو وہ اس چیز سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل پیکج جب واپس آئے گا اور دوبارہ اس کو کیبنٹ کے سامنے اور نیشنل اسمبلی کے سامنے رکھا جائے گا تو اس میں سے کیا کیا چیزیں مسنگ ہوں گی، کیا کیا چیزیں امینڈ ہو جائیں گی۔ ویسے تو کیا، اور خاص کر کے دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سورسز تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ کانسنٹریشن آف پاورز ان جنرل عاصم منیر پہ امریکن حکومت کو اعتراض یا آبجیکشن ہے۔ تو پھر جب یہ واپس آئے گا پیکج تو اس میں آرمی چیف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی ایکسٹینشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو اس میں چیزیں اور پروپوزلز ڈالے گئے ہیں، کیا وہ اس کے اندر ہوں گے یا وہ ان کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے گا، یا اس کی لینگویج جو ہے، کیونکہ قانون میں یہ بڑا بیٹر کرتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اس کا ارینجمنٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ اب جنرل عاصم منیر کی جو فرسٹریشن ہے اپنی ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ بڑی انڈرسٹینڈیبل ہے۔ ابھی ان کا 1 سال رہتا ہے، وہ مزید 3 سال کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ یہاں یہ ایک ریت ہو چکی ہے، فیشن ہو گیا ہے کہ سبھی کو ایکسٹینشن چاہیے۔ آرمی چیف تو آرمی چیف ہے، یہاں پر تو اب آپ کا چیف جسٹس جو ہے وہ بھی ایکسٹینشن مانگ رہا ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو شرم ہی نہیں آ رہی کہ وہ اتنے یعنی بانگے دہل طریقے سے ایکسٹینشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آرمی چیف جو ہے ان کو کوشچن ان کے لیے ہے، ان کا ڈلیما یہ ہے کہ مجھے ایکسٹینشن کس سے لینی ہے؟ شریف زرداری سے مجھے ایکسٹینشن لینی ہے یا مجھے عمران خان سے، پاکستان تحریک انصاف سے ایکسٹینشن لینی ہے؟ یہ ان کا ٹرمپ کارڈ ہے جس کے اوپر وہ کسی بھی سائٹ کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پیکج جو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے میں اگلے ہی سیشن میں واپس آ جائے گا، اور شنید اور خبر یا افواہ تو یہ بھی ہے کہ اسی سیٹرڈے سنڈے کو ایک بار یہ پھر چاہتے ہیں کہ چھٹی کو شب خون جو ہے وہ مارا جائے، جس طرح کہ اسد قیصر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ رات کی تاریکی میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو کھل کے کیوں نہیں کرتے؟ تو جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ اسی ہفتے اس پیکج نے واپس آنا ہے۔ اب اس پیکج میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیا کیا چیزیں اس سے نکل جائیں گی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہاں پر ایک اور میں مولانا کے حوالے سے کہہ دوں کہ مولانا کی ایک پالیٹکس یہ بھی ہے کہ چونکہ ان کو یہ پتہ چل چکا ہے، کہ سب لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے، سارے شہر کو پتہ ہے کہ یہ پیکج فوج نے بنایا ہے، یہ جیک برانچ نے بنایا ہے۔ اب مولانا کا یہ بھی ہوگا کہ اس پیکج میں جب چینجز ہوں، اس کو جب یہ لگے کہ اس کو پاکستان کی پولیٹیکل کلاس نے اور حکومت نے اسے امینڈ کیا ہے، اسے اڈاپٹ کیا ہے، تو مولانا کو وہاں پر بھی کچھ تھوڑی سی اسپیس اور ریلیف جو ہے ملے گی۔ اب یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پیکج کس شکل کے اندر واپس آتا ہے۔
ज़िक्र कर दूँ कि डॉन अखबार ने एक बड़ा पोलाइट किस्म का सॉफ्ट सा एडिटोरियल लिखा है, जिसमें काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को ये एडवाइस किया है कि सर आपने बड़ी अच्छी इज़्ज़त कमाई है, आप ग्रेसफुली तौर पे चले जाएँ और अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली होनी है, तो वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकती, वो भी तब्दीलियाँ होंगी, वो फिर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के चले जाने के बाद वो तब्दीलियाँ जो हैं, वो इफ़ेक्ट में आनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम ये मान लेते हैं कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी सिम्पैथेटिक है टू द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तो पहले एक मसवदा बनेगा, उसके ड्राफ्ट बनेगा, वो ड्राफ्ट पे डिबेट होगी, उसे वेबसाइट्स पे रखा जाएगा, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन उस पे अपना फीडबैक देंगी, की वुकला उसके ऊपर कॉलम लिखेंगे, टेलीविजन प्रोग्राम्स में उसकी डिस्कशन होगी, लोग सोशल मीडिया पे उसका त्यापांचा करेंगे, फिर उसका ड्राफ्ट आहिस्ता-आहिस्ता अमेंड होगा, ठीक होगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है, तो उसमें 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने, साल भी जो है, वो लग सकता है। इसी तरह आर्टिकल 63A को जहाँ कहते हैं कि अमेंड किया जाए, उसकी एक लॉजिक है कि अगर एक शख्स ने वोट डाला ही नहीं है, आपने उसका वोट भी नहीं माना, आपने उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है, इसका कोई हल होना चाहिए। लेकिन ज़हन में हमें ये भी रखना पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, तो इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 25 बरस से जो रीत चली आ रही है कि आप अपने वोट को बेचते हैं, अब उसके अंदर दहशतगर्दी का एलिमेंट भी ऐड हो गया। तो इन चीज़ों को भी ज़हन में रखना ज़रूरी है। इन कंक्लूजन मैं कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि वे फॉरवर्ड की जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो टीम है, हालाँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तो कई टुकड़े कर दिए गए, उसकी लीडरशिप को डिस्प्लेस कर दिया गया। लेकिन इस वक़्त जो उसकी लीडरशिप थी इन द फॉर्म ऑफ बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब, शिबली फराज और असद कैसर जो हैं, अपनी तमाम तर लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस और मजबूरियों के बावजूद पिछले 48 घंटे में इस छोटी सी टीम ने हैज़ प्लेड वेरी वेल। इनके लिए हम क्लैप कर सकते हैं। जितनी इन्होंने मीटिंग्स की, एक तरफ खुर्शीद शाह साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, दूसरी तरफ मौलाना से, मौलाना बेचारे के पीछे इन्होंने बेचारों ने मौलाना के पीछे नमाज भी पढ़ ली, तो दे हैव एक्चुअली प्लेड वेरी वेल। अब आगे 2 चीज़ें कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपली तौर पे पिछले 48 घंटों में जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम को झटका लगा है, वो लगा है पब्लिक अवेयरनेस की वजह से, हाइटेंड कॉन्शियसनेस की वजह से, माइंड फोकस होने की वजह से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का गोल ये है कि इस तमाम इशू के ऊपर अवेयरनेस को रेज़ करें। अवेयरनेस को रेज़ करने का मतलब है कि वुकला के अंदर इसकी डिबेट होनी चाहिए, इस पे सेमिनार होने चाहिए, इस पे कोई हाई कोर्ट्स के अंदर रैलीज़ निकल सकती हैं, टीवी के प्रोग्राम होने चाहिए, सोशल मीडिया पे डिबेट होनी चाहिए, अच्छे ऑब्जेक्टिव किस्म के कॉलम इसके ऊपर अखबारों के अंदर अपीयर होने चाहिए। अखबारों में नहीं अपीयर होते तो कहीं और उसको सोशल मीडिया पे लिख के भी शेयर किया जा सकता है कि प्रोस एंड कॉन्स हैं क्या। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जहाँ ये कहा जाता है कि चीफ जस्टिस की एक उम्र होनी चाहिए, फिक्स टेन्योर होना चाहिए 3 साल का, तो या उम्र बढ़ा दें। तो अल जिहाद ट्रस्ट केस जो 1996 में आया है, जिसके अंदर एक छोटा-सा डिफेक्ट भी है, जहाँ पर ये कहा गया है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बन सकता है, और उसकी वजह ये थी कि उससे पहले मसलसल हुकूमतें जो हैं इस कमेटीज़ के ज़रिए इस प्रोसेस पे असरअंदाज होती थी और अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाया जाता था। जब सीनियॉरिटी का प्रिंसिपल तय हो गया, तो हुकूमत की इंटरफेरेंस को ख़त्म करने का अल जिहाद ट्रस्ट केस 1996 का मकसद था। इसमें जो डिफेक्ट है, वो ये है कि चीफ जस्टिस हो सकता है 17 दिन के बाद भी रिटायर हो जाए, या महीने में रिटायर हो जाए, जैसे कि जवाद अस ख्वाजा साहब के केस में हुआ, आसिफ सईद खोसा साहब को बहुत कम वक्त मिला। तो ये इसमें एक डेफिनेटली डिफेक्ट है जिससे आप रिड्रेस कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को एक ओपन डिबेट चाहिए, उसको ड्राफ्टिंग चाहिए, ड्राफ्टिंग की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए और उसके ऊपर आपको एक फीडबैक चाहिए, और इस किस्म की चीज़ों में हफ्तों और महीने लगते हैं कि रात की तारीकी में जो अमेंडमेंट्स करने की कोशिश है, इसका रास्ता जो है वो रोकना है तहरीक इंसाफ ने। और ये सिर्फ इमरान खान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। हम भी अपनी कोशिश करेंगे, तहरीक इंसाफ को भी अपनी कोशिश करनी चाहिए। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।